नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल में 8/3/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल 25 जो है जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अगले वीडियो में मैं मैथ, रीजनिंग या फिर इंग्लिश का जो है इसका भी डिस्कशन कराऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस जो है PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है ये 8/3/2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, चाहे तो आप इसको सेट वगैरह से मिला भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि छोटे और अनार्थिक जोत के बुरे प्रभावों पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा समाधान है। मतलब इनमें से कौन सा अच्छा समाधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सहकारी खेती। ये अच्छा समाधान है। छोटे और अनार्थिक जोत के बुरे प्रभावों पर काबू पाने के लिए ये सहकारी खेती सबसे अच्छा जो है समाधान है। सहकारी खेती का मतलब होता है कि कंपनी अथवा व्यावसायिक संगठन अपनी भूमि पर खुले बाजार अथवा अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि कार्य संपादित करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण डैश के साथ शुरू हुआ। तो आर्थिक उदारीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त बदलाव के साथ आर्थिक उदारीकरण जो है भारत में शुरू हुआ था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1991 में। तो उसी समय एलपीजी की नीति आई थी, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जो इसकी नीति आई थी, तो उसी में उदारीकरण की चर्चा किया गया था। और उसमें मतलब कि टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा, उसी हिसाब से योजना बनाया गया था ताकि जो है विदेशी कंपनी भारत में आ सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन किया गया था, तब जाके उदारीकरण संपन्न हुआ। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए। यानी कि इनमें से कौन लोथल से नहीं पाए गए, यहाँ पे नहीं बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उत्तम किस्म के जौ जो है ये लोथल से नहीं पाए गए थे। ये बाकी जो है वहाँ से पाए गए थे। युगल समाधान, यानी कि एक साथ 2-2 शव को दफनाना। फारस की मोहरें भी जो थी ये लोथल से मिली थी। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां जो था ये 1740 में बंगाल का नवाब बना था और इसके समय में जो है मराठों ने आक्रमण किया बंगाल पे, तो ये असक्षम रहा उसको रोकने में। तो इसीलिए इसने 12 लाख, उस समय में 12 लाख जो है ये सालाना पेंशन पे, मतलब कि सालाना राजस्व पे वसूल कर और मराठों को दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मध्य रात्रि का सूरज इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूरज दिखाई देता है। ये नार्वे में, इसको नार्वे को बोला जाता है। मध्य रात्रि के सूरज का देश नार्वे को बोला जाता है और वहाँ पे जो है मध्य रात्रि में सूरज दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है। 6 नंबर, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रामेश्वरम द्वीप को कौन सा अलग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पंबन चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पाक जल संधि होगा, लेकिन ये पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो यहाँ पे स्थित है पाक जल संधि और यहीं पे भारत के निचले भाग में एक द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, और इसको और भारत को अलग करता है ये पंबन द्वीप। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, निजामुद्दीन औलिया जो था ये इसी ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया जो था ये गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहता था और गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दिया था। इसी कारण जो है इसने कहा था कि उसी से गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा माना जाता है कि बंगाल के अभियान के बाद जब लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, इसी के शराब के कारण। निजामुद्दीन औलिया ने ये शराब दिया था इसी के कारण। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का हिस्सा है। तो साफ्टा का इनमें से कौन हिस्सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, श्रीलंका जो है ये साफ्टा का हिस्सा है। साफ्टा जो है इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, ये जो है साफ्टा का फुल फॉर्म होता है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सब देश जो हैं ये साफ्टा के सदस्य हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी नंबर, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। कोई भी टीम के कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है। तो आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम बांग्लादेश गणराज्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बांग्लादेश गणराज्य। और ये जो था 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बैकेलाइट। ये बैकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का 2 प्रमुख उदाहरण है, मेलामाइन और बैकेलाइट। ये जो है थर्मोसेटिंग का 2 प्रमुख एग्जाम्पल है। और थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी और पॉलीथीन, यहाँ पे दिया गया है पीवीसी और पॉलीथीन, ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये उदाहरण है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या लगाया जाता है। तो माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। और ये श्वेत फास्फोरस जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसको हम लोग पानी के अंदर डाल के रखते हैं। ये वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के 5 अपरूप होते हैं। तो कौन कौन से होता है, श्वेत फास्फोरस होता है, श्वेत अथवा इसको पीला भी बोला जाता है, लाल फास्फोरस होता है, सिंदूरी फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है और बैगनी फास्फोरस। ये 5 जो हैं उन फास्फोरस के अपरूप हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे बोला है उच्च न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। और पूछे सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 यानी कि 32 अनुच्छेद के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 32 अनुच्छेद के तहत अपने मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उच्च न्यायालय के लिए 226 हो जाएगा। और इसी में जो है 32 में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विशेष विषय किस सूची में वर्णित है। तो 7वीं अनुसूची के स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राज्य सूची। ये जो स्थानीय सरकार का ये चर्चा है ये राज्य सूची में मतलब इसको रखा गया है। और राज्य सूची में जो है 61 विषय हैं राज्य सूची के अंतर्गत, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बहुत सारे विषय हैं जैसे कि जेल हैं, अदालत हैं, अस्पताल हैं, कृषि है, सिंचाई है, सड़क है, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की लाड़ या लाला रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो लाड़ में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लाड़ एमिलेस। ये जो है एंजाइम ये लाड़ में रहता है और इसका काम क्या है, तो ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और टाइलिन एंजाइम भी लाड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, केवल पुरुष में। इनमें जो होता है एक्स और वाई होता है, पूर्ण युग्म नहीं होता है, यानी कि दोनों एक जैसा नहीं है। और महिला में तो एक्स होता है, तो इनमें जो है पूर्ण युग्म होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट जो है ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो 2017 का करंट पूछा गया है। तो अभी जो एग्ज़ाम होगा मई में, तो इसमें 2021 और 2022 के करंट पूछे जाएंगे, न कि ये पिछले साल का। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है
कि 2017 में I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन शुभारंभ किया गया था। तो इस मिशन का उद्देश्य देश में बायोफार्म महत्वपूर्ण विकास को गति देना है। तो I3 का क्या अर्थ है? तो I3 का यहाँ पे सिंपल सा है कि I3 का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। I3 का मतलब यहाँ पे होगा इनोवेट इन इंडिया। I3 का मतलब इनोवेट इन इंडिया होगा। ये 2017 का करंट है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर प्रश्न है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा योजनाबद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? ये रिलायंस जियो द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट किया गया था उस समय, तो उसका नाम क्या था यहीं पे बताना है, यही क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जियो कॉइन। जियो कॉइन जो है ये रिलायंस जियो का बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी का नाम है। और बिटकॉइन जो है ये दुनिया में सबसे फेमस ये क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी स्थापना जो है सतोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था। ये बहुत ये फेमस क्रिप्टो करेंसी, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ये भी करंट अफेयर से है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिया गया है CIPAM 29 करोड़ रुपए की लागत से बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू करने की योजना बना रही है। तो इसमें बताना है कि CAPAM में C का क्या अर्थ है? तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि CAPAM, इसमें C का क्या अर्थ है, यानी कि इसके फुल फॉर्म में C का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ये फुल फॉर्म होता है सेल फॉर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है सेल फॉर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सी का मतलब हो जाएगा सेल। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो सी का मतलब हो जाएगा सेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2017 में रियल एस्टेट एक्ट लागू हो गया है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यह अधिनियम खरीदारी से एकत्रित धन का कितना % जमा करने का आदेश देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 70% ये जमा करने का आदेश देता है इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है कि दो विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 100 कूलम आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य मतलब क्या होगा? तो ये होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है कि विभवांतर गुने आवेश। कार्य का फॉर्मूला होता है विभवांतर मल्टीप्लाई आवेश। तो विभवांतर यहाँ पे दिया गया है 2 वोल्ट और यहाँ पे आवेश दिया गया है 10 कूलम। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 20 जूल कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति डैश गति कहते हैं। मतलब उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एक समान गति कहा जाता है। यानी कि समान दूरी समान समय अंतराल में पूरी करती है तो उसको एक समान गति बोला जाता है। और एक समान गति जो होता है इसमें त्वरण शून्य होता है और वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हवा में नमी का मापन डैश द्वारा होता है। तो हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। मतलब कि हवा में जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता बोला जाता है, तो इसीलिए हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए आर्द्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो जो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सत्य है वो देख लेते हैं। तो केवल एक इसमें सही है कि लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 2017 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, ये सही है और ये दोनों गलत हैं। तो गलत तो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है कोई। तो इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर लास्ट प्रश्न है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क का गठन करता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इंटरनेट बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इंटरनेट। और SSC CHSL में लास्ट वाला प्रश्न हमेशा ही एक कंप्यूटर से ही पूछा जाता है, तो आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और ये जो थे हम लोग के CHSL में पूछे गए प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसमें से कमेंट करके बताइए कि आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे, और दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।